बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाजिर खिदमत है। आज 5 जुलाई 2022 है। 5 जुलाई 1977 को उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था और पाकिस्तान में आमिराना दौर का आगाज़ हुआ। और पाकिस्तान की तारीख़ का तवील तरीन जो दौर आमरीत तस्वुर किया जाता है उसमें जनरल ज़ियाउल हक़ का दौर भी है। तकरीबन 11 साल तक जनरल ज़ियाउल हक़ 5 जुलाई 1977 से लेके 17 अगस्त 1988 तक वो इस मुल्क के सब कुछ रहे, करता धरता रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो हुकूमत थी उसका तख्ता उलटने के मुहर्रिकात क्या थे, अवामिल क्या थे, उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गलतियाँ क्या थी, उस वक्त के सियासतदानों की गलतियाँ क्या थी, आज के वीलॉग में इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो तारीख़ की किताबें हमें बताती हैं। भुट्टो की जो ज़िंदगी है, जो सियासी जद्दोजहद है और फिर आखिरी दम तक उन पर बहुत सी किताबें लिखी गई, पूरी दुनिया में उन पर रिसर्च की गई। लेकिन उसके साथ साथ कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के करीबी साथियों ने लिखी। मौलाना कौसर न्याजी 1974 से लेकर 1977 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की काबीना का हिस्सा थे। वो भुट्टो काबीना के वज़ीर इत्तलात थे। जब ये सब कुछ हो रहा था वो उसके ऐनी शाहिद हैं। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत जाने के बाद मौलाना कौसर न्याजी ने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है और लाइन कट गई। इस किताब को खासी शोहरत भी मिली। जो किताब और लाइन कट गई का सफ़ा 171 है, यानी इस किताब का जो आखिरी सफ़ा है उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग मुकालमा है। और वो आखिरी मुकालमा बताया जाता है कि आखिरी वक्त में जनरल ज़ियाउल हक़ और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान क्या बात हुई। मौलाना कौसर न्याजी की इस किताब से मैं बयान करूँगा, ये इक़्तिबास हूबहू आपके सामने रखता हूँ। मिस्टर भुट्टो ने कहा, मेजर जनरल इम्तियाज़ से बात कराओ। उस वक्त फ़ोन का राब्ता बरकरार था। ऑपरेटर ने कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया, जनरल इम्तियाज़ के घर से जवाब मिला है कि वो GHQ जा चुके हैं। मिस्टर भुट्टो ने फिर हुक्म दिया, जनरल ज़ियाउल हक़ से बात करवाओ। आर्मी हाउस से भी यही जवाब मिला कि जनरल ज़ियाउल हक़ GHQ जा चुके हैं। मिस्टर भुट्टो समझ गए कि क्या होने वाला है। उन्होंने ऑपरेटर से कहा, GHQ में जनरल ज़ियाउल हक़ से बात कराओ। काफ़ी ताख़ीर से जनरल ज़ियाउल हक़ लाइन पर आए तो मिस्टर भुट्टो ने कहा, ये क्या हो रहा है? मैंने सुना है कि आर्मी हरकत में आ चुकी है, क्या ये दुरुस्त है? जनरल ज़ियाउल हक़ ने बड़े ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, आपने दुरुस्त सुना है सर। मुझे अफसोस है कि जो कुछ हो रहा है इसके सिवा कोई चारा कार न था। थोड़ी देर तक सूरत हाल वाज़े करने के बाद जनरल ज़ियाउल हक़ ने मिस्टर भुट्टो से दरियाफ्त किया, सर आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, मरी, लाड़काना या कराची? भुट्टो ने जवाब दिया, मरी। फिर उन्होंने अपने बीवी बच्चों के बारे में दरियाफ्त किया तो ज़ियाउल हक़ ने जवाब दिया, बेगम साहिबा आपके साथ जा सकती हैं लेकिन बच्चे लाड़काना जाएंगे। मिस्टर भुट्टो ने कहा, बेगम साहिबा बच्चों के साथ लाड़काना जाना चाहती हैं। जनरल ज़ियाउल हक़ ने जवाब दिया, ठीक है सर, सुबह नाश्ते के बाद आपको मरी पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद राब्ता ख़त्म हो गया। उस रात आखिरी फ़ोन जो मिस्टर भुट्टो ने सुना वो मलिक ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर का था, जिन्हें वो रात गए तक तलाश कराते रहे थे। घर का फ़ोन जनरल ज़ियाउल हक़ से मिस्टर भुट्टो की गुफ्तगू के खर साहब का फ़ोन जनरल ज़ियाउल हक़ की गुफ्तगू से मिस्टर भुट्टो की गुफ्तगू के फ़ौरन बाद आया। शायद खर को अपने ज़राए से टेक ओवर की इत्तला मिल चुकी थी। वो शहर में किसी नामालूम मकाम से बोल रहे थे। उन्होंने इतना ही कहा था, सर मैंने सुना है, और फिर टेलीफोन की लाइन कट गई। जर्नैलों की रात का आगाज़ हो चुका था। ये वो किताब है और लाइन कट गई। बहुत सी किताबें लिखी गई हैं 1977 और फिर भुट्टो साहब की हुकूमत और भुट्टो साहब का जाना और फिर उनको जब फांसी दी गई, वो सारे मुहर्रिकात, वो सारे अवामिल, उसके पसे पर्दा वजूहात क्या थी वो बयान की गई हैं। लेकिन ये जो मुकालमा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है, जनरल ज़ियाउल हक़ के बारे में ये बताया जाता है कि तकरीबन 6 के करीब जर्नैल थे जनरल टिक्का खान के बाद, जिन पर सबकत देकर मिस्टर भुट्टो ने जनरल ज़ियाउल हक़ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था। और ये भी किताबें बताती हैं कि जनरल ज़ियाउल हक़ मिस्टर भुट्टो की बहुत ज़्यादा खुशामद करते थे, बहुत चापलूसी करते थे। और एक तरह से ज़ियाउल हक़ ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शीशे में उतार लिया था और भुट्टो उन पर किसी हद तक ब्लाइंड ट्रस्ट भी करने लगे थे। और उन्हें ये यकीन हो गया था कि कोई और जनरल हो तो वो तो बगावत कर सकता है, लेकिन ज़ियाउल हक़ जैसा शख्स बगावत नहीं कर सकता। अब बहुत से रीज़न्स हैं। जो पीपल्स नेशनल अलायंस थी, जिसको हम PNA बोलते हैं, उसकी जो तहरीक थी उसमें भी बड़ी जान थी। जो इंतखाबात थे उसमें 200 नशिस्तें थीं। 200 में से 155 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने ले ली। फिर बाकी जो नशिस्तें बचती थी वो उनके हिस्से में आईं। उनका मुतालबा ये था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने धांधली की है और धांधली के ज़रिए ये हुकूमत में आए हैं, ज़्यादा लिहाजा री इलेक्शन होने चाहिए। और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जानदार किस्म की तहरीक उन्होंने रख दी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मुज़ाकरात के द्वार भी हुए,
लेकिन जो मौर्रिखीन हैं वो ये लिखते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1971 के वाक़े के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और फ़ौज जो थी वो 1971 के वाक़े के बाद सकूत ढाका के बाद काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। लेकिन ये जो मुज़ाकरात अपोजिशन के साथ चल रहे थे, इसमें कोर कमांडर्स को डालना भुट्टो ने अपनी कमज़ोरी का इजहार कर दिया था। कुछ और भी रीज़न्स थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो भी दीगर सियासतदानों की तरह इक़्तिदार के नशे में आए और बहुत से ऐसे मामलात जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नहीं करने चाहिए थे उन्होंने किए। बहरहाल 5 जुलाई की रात आई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत चली गई, मुल्क में फिर एक तारीख दौर का आगाज़ हुआ। जनरल ज़िया-उल हक़ का मार्शल लॉ लग गया और फिर मार्शल लॉ के बाद हमें ट्रैक पे आते आते बहुत टाइम लगा। 11 साल के बाद फिर जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ लग गया। सवाल ये है कि आज जो पाकिस्तान में हो रहा है, आज भी एक जमात बैठी है ऐवान से बाहर और वो मुतालबा कर रही है कि री इलेक्शन करवाए जाएं। आज की जमात बैक वक्त मौजूदा हुकूमत को भी ललकार रही है और इदारों को भी ललकार रही है। 5 जुलाई 1977 से लेके 5 जुलाई 2022 तक हमने क्या सफ़र तय किया है, हमारे इदारों ने क्या सीखा, हमारे सियासतदानों ने क्या सीखा, हमारे अवाम ने क्या सीखा। इमरान खान साहब को आज मैं सुन रहा था, वो भुट्टो साहब का रेफरेंस दे रहे थे, वो बात कर रहे थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाना चाहते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी अमरीकी साजिश के नतीजे में जान से गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत भी अमरीकी साजिश के नतीजे में गई। ये बात तो ठीक है, ये बात आपकी समझ में आती है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि आपके लिए भुट्टो राइट हो गया, बिलावल रॉन्ग हो गया, उसकी जमात गलत हो गई। ये भी एक दोहरा तजाद है। साथ ही साथ अगर हम ये सारे अदवार देखें, इन अदवार में पाकिस्तान के पिछले 70 सालों में आमरीत और जमहूरियत की जो बहस रही है, उसमें हमने देखा कि जब कभी आमरीत आई तो उसको भी सहारा देने वाले सियासतदान थे, जब कभी जमहूरियत आई तो उसको सहारा देने वाले वो लोग थे जो आमरीत इस मुल्क में लेकर आते हैं। ये अजीब एक खिचड़ी है। पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी हिजानी कैफियत है। पाकिस्तान में हालात यकसर नहीं बदलते। पाकिस्तान में 2, 4, 5 सालों के बाद वही हालात आ जाते हैं जो पिछली कई दिहाइयों पहले थे। आप हमारी मईशत देख लें। हाँ, भुट्टो का जो एज था कि भुट्टो की काबीना के किसी मेंबर पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा कि उसने करप्शन की है। इवन इक़्तिदार जाने के बाद भुट्टो की काबीना का एक मिनिस्टर रावलपिंडी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाता देखा गया और वो अपना रोज़गार, अपना पेट पालने के लिए उसने उस शोबे को चुना जो उसके पास वसाइल थे, मुयस्सर थे, गाड़ी थी, उसने चलानी शुरू कर दी, लेकिन करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा। आज करप्शन के इल्ज़ाम भी लगते हैं। आज आप अपने सियासी मुखालिफिन को गद्दारी के फतवे भी देते हैं। आज आप इदारों को भी ललकारते हैं। आज आप साजिश के नाम पर पूरी कौम को भी साथ मिला लेते हैं। लेकिन क्या ये जो हालात हैं इनमें कोई मुख्तलिफपन है? अगर ये निज़ाम ना रहा, कभी सोचा, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर ये निज़ाम ना रहा तो सिलसिला किस तरफ जाएगा, मामलात किस तरफ जाएंगे? बात तो सारी इस निज़ाम की है। मौजूदा हालात में यहाँ बात चार्टर्ड ऑफ इकॉनमी की होती है, चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की होती है। मैं ये समझता हूँ एक चार्टर्ड ऑफ रीबूटिंग होना चाहिए। इन सारे मामलात को अब रीबूट होना चाहिए। मैं आखिर में एक बात करना चाहूँगा। नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब जो एक पॉलिटिकल वर्कर थे, पॉलिटिकल लीडर थे, उनकी बहुत ज़्यादा काविशें रहीं और वो मज़ामत की अलामत भी समझे जाते थे। और मुझे ये 5 जुलाई के बाद, सारे इस सिलसिले के बाद जो बात याद आ रही है, उनका एक शेर याद आ रहा है। वो शायर भी बड़े अच्छे थे। वो कहते हैं कि कितने बेदर्द हैं सरसर को सबा कहते हैं, कितने बेदर्द हैं सरसर को सबा कहते हैं, कैसे जालिम हैं कि जुल्मत को ज़िया कहते हैं। आज के वीलॉग से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।